अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ज़िंदगी एक पहेली है और इस पहेली को दुनिया के हज़ारों लाखों इंसानों ने हल करने की कोशिश की और करते करते दुनिया से चले गए। ज़िंदगी हादसात और वाक़यात से भरी हुई है। कौन कह सकता है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। एक बहुत मामूली ठोकर इंसान को मौत की वादी तक पहुंचा देती है। बेवकत नजर आने वाली शे इंसान पर खुशकिस्मती के दरवाजे खोल देती है। एक बेकार नजर आने वाला आदमी तवानाइयां देता है और बड़े बड़े डॉक्टर हकीम नाकाम हो जाते हैं। ये जिंदगी है, इसमें सब कुछ वो नहीं होता जो नजर आता है। कुछ ना कुछ वो जरूर होता है जो कि नजर आता है। ये सारा खेल निराला है, हर किसी की समझ में नहीं आता। नाम तो उसका गौहर था और वो एक काम नहीं करता था। राजमिस्त्री से लेकर मोटर मैकेनिक तक वो हर काम कर लिया करता था। मगर वो कहते हैं ना कि हर काम का माहिर किसी काम का माहिर नहीं होता, लेकिन बस कर लेता है। गौहर भी ऐसे ही था। जो काम मिला करने लगा। बिजली की फिटिंग का काम हुआ तो करने लगा। कोई मकान दुकान पर रंग कराने आ गया तो वो करने लगा। आजकल उसके पास बिजली का काम था। इस काम के दौरान उसके पैर में एक कील घुस गई, मगर वो तो अजली लापरवाह किस्म का आदमी था। उसने इसकी जर्रा परवाह न की और काम करता रहा। पैर का जख्म ठीक ना हुआ, बल्कि रोज बरोज तकलीफ में इजाफा होने लगा। चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो उसने सोचा अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया, मियाँ जख्म बहुत ख़राब हो गया है, कील में ज़रूर जंग लग गया होगा और उसने तुम्हारे गोश्त को अंदर से गला दिया है। इसका पूरी तरह इलाज कराओ, पट्टी कराओ, गोलियां खाओ और चलना फिरना कम करो। 10-15 दिन डॉक्टर का इलाज होता रहा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। अब तो ये हालत हो गई थी कि दर्द के मारे रात भर नींद न आती। आखिर तंग आकर अस्पताल में दाखिल हो गया, जहां बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसके पैर का मुआयना किया और उसको बताया कि अगर जिंदगी प्यारी है तो उसे टांग से हाथ धोना पड़ेगा। गौहर, उसकी माँ और भाई परेशान हो गए। खुद गौहर की हालत बुरी हो गई और एक रात खामोशी से वो अस्पताल से भाग आया। घर आकर तो उसकी दिन और रात की नींद और चैन उड़ गए। मगर इलाज तो बहरहाल करना था। अस्पताल का एक डॉक्टर दूसरे इलाके में बैठता था। गौहर ने उसे पट्टी कराना शुरू कर दी और रोजाना उसके पास जाने लगा। उस डॉक्टर का भी ये ख्याल था कि पैर का जख्म इतना बिगड़ चुका है कि अब इसका ठीक होना मुश्किल है। अगर पैर ना काटा गया तो पूरा जिस्म इस जहर की लपेट में आ जाएगा और जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। मगर गौहर तो पैर के कटने के तस्वुर से ही कांप जाता। वो मरना तो गवारा कर सकता था, मगर लंगड़ा होना नहीं चाहता था। आज फिर डॉक्टर ने उसको कहा था कि जिंदगी से ज्यादा प्यारी टांग नहीं होती, जिंदगी बचाओ। मगर उसका जहन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। वो सख्त मायूसी की हालत में अकेला निढाल कदमों से लंगड़ा लंगड़ा कर सड़क पर चल रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग चल रहे थे। एक पेड़ के किनारे एक काला मोटा सा फकीर सिर्फ एक लंगोटी बांधे बैठा था। फकीर ने आवाज दी, मेरे पास आ। वहां खड़ा क्या कर रहा है? गौहर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चला गया। वो फकीर बोला, तरबूज खाऊंगा, खिलाएगा? बोल। गौहर ने कहा, तुम्हें तरबूज की पड़ी है, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, कहां से लाऊं तरबूज? देख वो सामने तरबूज वाला खड़ा है, फकीर बोला। तुम्हारा कहा तो मानना पड़ेगा, गौहर बोला और तरबूज वाले की तरफ चल पड़ा। गौहर बहुत लापरवाह था, किसी बात को संजीदा नहीं लेता था। उसमें इसके नुकसानात भी होते थे, मगर उसकी आदत ही ये थी। मगर फकीरों को वो बड़ी अहमियत देता था, किसी को धुतकारता नहीं था। तरबूज वाले के पास वो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। उसने एक तरबूज खरीदा और वापस आ गया। तरबूज फकीर को देकर कहा, लो तरबूज लो। फकीर मुस्कुराया और बोला, इसको धो कर दे और बैठ जा, देख तरबूज कैसे खाते हैं। गौहर उसके सामने बैठ गया और जमीन पर मारकर तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए। फकीर ने तरबूज खाना शुरू कर दिया। एक टुकड़ा फकीर ने उठाया और मुंह उसके अंदर करके खाने लगा। खाते खाते वो बोला, तेरी टांग में पट्टी क्यों बंधी है, जरा खोल कर दिखा। अरे बाबा, अभी तो डॉक्टर से बंधवा कर आया हूं, गौहर बोला। खोल कर तो दिखा, फकीर बोला। गौहर ने कहा, अच्छा तुम भी देख लो। उसने पट्टी खोल दी और जख्म नजर आने लगा। फकीर तरबूज खा रहा था और जख्म को देखता रहा। फिर अचानक उसने एक हरकत की।
जो तरबूज वो खा रहा था वो जोर से उसके जख्म पर दे मारा। गौहर की आंखों के सामने तारे नाच गए। मारे तकलीफ के उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बड़ी देर के बाद उसके मुंह से निकला, तुमने ये क्या कर दिया? फकीर बोला, अब तू घर जा, मैंने तरबूज खा लिया। मैं भी जाता हूँ। फकीर उठा और एक तरफ चल दिया। गौहर को भी घर ही आना था। उठकर एक रिक्शा पकड़ा और घर आ गया। अब उसके पैर में दर्द की वो हालत नहीं थी जैसी कि हुआ करती थी। माँ ने पूछा, पट्टी करा ली? हाँ करा ली अम्मा। गौहर ने माँ को टालने को कहा। अगर पूरी बात बताता तो माँ सवालात करती। अच्छा रोटी खा ले, माँ बोली। गौहर ने रोटी खाई और अपने कमरे में जाकर लेट गया। पैर की तकलीफ कम थी, उसको नींद आ गई। हफ्तों से रूठी नींद उस पर मेहरबान हो गई और वो बड़े सुकून से रात भर सोता रहा। सवेरे भाई ने माँ से पूछा, आज गौहर की आवाज़ नहीं आ रही, क्या सो रहा है? हाँ सो रहा है। आज से पहले रात को जब भी मेरी आंख खुलती थी उसके कराहने की आवाज़ आती थी। आज रात नहीं आई। ज़रा देख तो क्या बात है। शाकिर, उसके बड़े भाई ने यह गैर मुतवक्के बात सुनी तो दौड़कर गौहर के कमरे में गया, मगर गौहर बड़े सुकून से सो रहा था। वो देखकर वापस आ गया और बोला, अम्मा वो तो बड़े सुकून से सो रहा है, शायद उसका जख्म ठीक हो रहा है। अम्मा खुश होकर बोली, अल्लाह करे ऐसा ही हो। 11 बजे गौहर की आंख खुल गई। नींद पूरी हुई तो उसकी पुरानी थकन भी दूर हो गई। उसने जख्म पर नज़र डाली तो जख्म के ऊपर खुरंट आ गया था, मगर सुर्खी थी। किसी किस्म की तकलीफ का एहसास नहीं था। वो खड़ा हो गया, तब भी उसको दर्द नहीं हुआ। वो डरते डरते चला, फिर वो तेज चला। पैर बिल्कुल ठीक था। वो तेज तेज चलता हुआ अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा मेरा पैर ठीक हो गया, देखो मैं चल फिर सकता हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा। और वो आंगन में दौड़ने लगा जैसे कोई बच्चा पहली दफ़ा बगैर सहारे चल रहा हो और खुश हो रहा हो। माँ का चेहरा भी मारे खुशी के दमक रहा था। मैं हमेशा कहती थी मगर तू लापरवाही करता था। ज़रा सी तेरी लापरवाही ने तुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है, अब ना करना ऐसी लापरवाही। माँ बोली, हाँ माँ अब नहीं करूँगा लापरवाही। वो खुशी से बोला। आज उसने बहुत दिन बाद पेट भर कर नाश्ता किया और शाम को डॉक्टर के पास पैदल ही चला गया। डॉक्टर ने पूछा, अब क्या हाल है? अब ठीक है, गौहर बोला, वक्ती तौर पर यह सब है। तुम्हारे मर्ज का आखिरी इलाज वही है जो अस्पताल वालों ने बताया है। डॉक्टर ने कहा तो गौहर बात काट कर बोला, यानी मेरी टांग काट दी जाए? जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, डॉक्टर बोला, और जिंदगी में बहुत कुछ सिर्फ एक बार ही होता है। गौहर ने कहा, तुम फलसफा बोल रहे हो, लाओ टांग दिखाओ, पट्टी कर दूं, डॉक्टर बोला। गौहर ने टांग आगे कर दी। टांग पर पट्टी नहीं थी और जख्म की जगह सिर्फ एक सुर्ख धब्बा था। डॉक्टर ने अपना चश्मा पकड़कर जरा उसका जाविया दुरुस्त किया, मगर वो जो देख रहा था बात वही हकीकत थी। डॉक्टर ने हैरत से पूछा, ये क्या है? क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ? गौहर बोला, हाँ यही हकीकत है डॉक्टर साहब। कल तक मैं एक कदम नहीं चल सकता था और आज मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। ताजुब है, मेरी मेडिकल की जिंदगी का यह अनोखा केस है। तुम्हारे पैर में तो नासूर था और इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, और आज इसका नामो निशान तक नहीं है और तुम दौड़ रहे हो। डॉक्टर हैरत से बोला, मैंने कहा था डॉक्टर साहब कि जिंदगी में बहुत सी चीजें सिर्फ एक बार मिलती हैं। गौहर बोला, मगर यह हैरत अंगेज वाकया हुआ किस तरह, ये तो बताओ, डॉक्टर ने पूछा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं डॉक्टर साहब, मगर मैंने जिंदगी के स्कूल में जो अब तक पढ़ा है वो ये है कि अकीदा और साइंस दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। मैं सख्त लावाबाली और लापरवाह किस्म का आदमी हूँ। बड़े बड़े मामले को भी संजीदा पैराए में नहीं लेता। जो कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ। एक काम नहीं करता, एक जगह टिक कर काम नहीं करता। अगर बच गया तो माँ को दे दिया। इसी लावाबाली और लापरवाही की सज़ा मुझे ये जख्म की सूरत में मिली थी। मैं आपसे पट्टी करवा कर जा रहा था कि मुझे एक फ़कीर बैठा हुआ मिला। उसने मुझसे तरबूज खाने की फरमाइश की। मैं कदम नहीं चल पा रहा था, मगर मैंने उसके लिए तरबूज खरीदा और उसके पास ले गया। वह तरबूज खाने लगा। खाते खाते उसने जख्म के बारे में पूछा और फिर उसने जख्म दिखाने को कहा। मैंने पट्टी उतार दी। उसके बाद उसने मुंह का खाया हुआ तरबूज मेरे जख्म पर जोर से दे मारा। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मगर हैरत की बात यह हुई कि तकलीफ में अफाका आ गया। घर आकर भी मैं पुरसुकून नींद सोया, जबकि पाँव की तकलीफ की वजह से मैं मुद्दत से सो नहीं पाया था।
डॉक्टर ये सुनकर हैरत से बोला, जदीद साइंस के इस दौर में मैं भी मादा परस्त इंसान हूँ, मगर रूहानियत और रब्बानियत के उसूलों को ना मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी जदीद साइंस और रूहानियत को अलग अलग रखता हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि वह बंदा खुदा कौन था और तुमको कहाँ मिला था? डॉक्टर ने पूछा। आइए मैं आपको बता देता हूँ, मगर वो वहाँ पर नहीं होगा, उसका मुझे पूरा यकीन है, गौहर बोला। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि मैं आधे घंटे को जा रहा हूँ और गाड़ी में चंद मिनट बाद दोनों उस दरख्त के पास खड़े थे। वो इस दरख्त की जड़ के पास बैठा था और यहाँ बैठकर उसने तरबूज खाया था। जो जगह गौहर ने बताई वहाँ पर कुछ निशानात ऐसे थे कि कोई यहाँ बैठता था। डॉक्टर जड़ के पास बैठ गया और बोला, तुम कितने नसीब वाले थे कि तुम अल्लाह के एक नेक बंदे से मिल गए। मेरे नसीब में तो सिर्फ ये मिट्टी है। और डॉक्टर ने वो मिट्टी उठाकर अपने रुमाल में भरना शुरू कर दी। गौहर हैरत से बोला, डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? उस मर्दे कामिल का जिस्म इस मिट्टी से ज़रूर लगा होगा। मेरे लिए ये बड़ी काम की चीज़ है, ना मालूम कितनों का इससे फ़ायदा होगा, डॉक्टर बोला। डॉक्टर ने उस पेड़ के पास पड़ी पूरी मिट्टी समेट ली और फिर बोला, मुझे देखकर कौन यकीन करेगा कि मैं जदीद दौर का एक सर्जन हूँ, मगर मेरा अकीदा मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। काश मैं उस शख्स से मिल पाता, उससे हज़ारों इंसानों को फ़ायदा होता, डॉक्टर बोला। अब आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? गौहर ने पूछा। मैं अपने अकीदे के मुताबिक इससे लोगों का इलाज करूंगा, डॉक्टर बोला। आप कैसे कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा या नुकसान दवा नहीं करती, इंसान का यकीन और अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। डॉक्टर हकीम मरीज़ को यकीन ही दिलाते हैं कि तुम ये दवा इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे, डॉक्टर बोला। फिर दवा लेने का क्या फ़ायदा, सिर्फ मशवरा दे दिया करें, गौहर बोला। यकीन दिलाने को भी एक ज़रिया दरकार होता है, डॉक्टर बोला। कुछ दिन के बाद गौहर मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया। उसको याद भी नहीं रहा कि कभी टांग में कुछ हुआ था। वो फिर काम करने लगा था, मगर उसमें इतनी तब्दीली ज़रूर आ गई कि वो संजीदा हो गया था। कराची के इलाके केपीटी के करीब उसने एक केबिन रख लिया और लांचों की मरम्मत करने लगा। वो रोज़ाना वक्त पर जाता था। आहिस्ता आहिस्ता किमाड़ी में उसका काम बढ़ने लगा। उसने एक बलोच लड़के को मुलाजिम रख लिया और दोनों काम करने लगे। बेटा कमाने लगा तो माँ को बहू लाने का ख्याल आना लाजमी था। माँ ने बहू देखना शुरू कर दी। कई लड़कियां उसने देखी। आखिर एक लड़की पसंद आ गई। बात आगे चली। बड़े भाई ने और माँ ने सारे मामलात तय कर लिए और बात मंगनी करने की हो गई, मगर इन वक्त पर लड़की वालों की तरफ से इनकार हो गया। माँ और भाई के साथ वो भी बड़ा हैरान हुआ था। और जब भाई पता करने लड़की वालों के घर गया तो उसको पता चला कि गौहर को उन्होंने नापसंद नहीं किया, बल्कि बात मसलक की है। वो लोग जिस मसलक के हैं, गौहर उसके घर वाले इसके खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने मंगनी तोड़ दी है। दोनों पार्टियां अपने अपने मसलक पर सख्ती से कायम थी। गौहर को मंगनी टूटने का बहुत सदमा था। वो आज काम पर भी नहीं गया था। दोपहर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दरवाजे पर गया तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला खड़ा शख्स मिला। वो हुलिये से फ़कीर मालूम होता था। उसने पूछा, फरमाइए, कैसा आना हुआ? बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा नाम गौहर है? हाँ, मैं ही गौहर हूँ, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, बुजुर्ग ने फरमाइश की। गौहर अंदर गया और पानी की बजाय एक गिलास शरबत बनाकर ले आया। बुजुर्ग ने गिलास लिया और एक ही सांस में गिलास खाली करके कहा, एक गिलास और पिला दो। गौहर फिर अंदर गया और एक गिलास और ले आया। बुजुर्ग ने वो गिलास भी खाली कर दिया और बोले, परेशान है, बता क्या परेशानी है? मेरी मंगनी हो गई थी मगर फिर टूट गई। तू वहीं शादी करना चाहता है? बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, वहीं करना चाहता हूँ, गौहर ने जवाब दिया। हो जाएगी, बुजुर्ग ने कहा और चल दिए। शाम को गौहर हैरतज़दा रह गया। उसने देखा कि उसके होने वाले ससुर आए हैं और उन्होंने अपने साबिका रवैये की माफ़ी मांगी है और शादी की तारीख दे दी है। ये इतना अचानक हुआ कि सब ही हैरान रह गए थे और फिर मुकर्ररा वक्त पर शादी हो गई। जिन लोगों की राय और अकायद कमज़ोर होते हैं वो लोग इनकार की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। चुनाचे किसी की अकल और दिमाग की कमज़ोरी की ये अलामत है कि फ़ौरन इनकार कर दिया जाए। मगर गौहर हज़ार कमज़ोरियों के बावजूद अकायद का बड़ा मजबूत था। पीर फ़कीर की कदर करता था। शायद उसकी वजह यह हो कि उसकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिनका ताल्लुक़ फ़कीरों से बनता था। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी एक लाइन पर आ गई थी
وہ اپنی دکان پر جا رہا تھا اور کام بھی کر رہا تھا۔ 2 آدمیوں کی روزی اس دکان سے مل رہی تھی۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک سیدھی راہ پر چلتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت کم موڑ آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر قدم پر ایک نیا موڑ ملتا ہے۔ شاید انہی لوگوں میں گوہر کا شمار ہوتا تھا۔ شادی کے 3 ماہ نہیں گزرے تھے کہ وہی بزرگ پھر آ گئے جن کو گوہر نے شربت پلایا تھا۔ پہلے انہوں نے شربت پیا اور پھر بولے، اب تو اپنے کیبن پر کام پر نہیں جائے گا، وہاں پر تیرا کام اب ختم ہو گیا ہے۔ کیوں اور کیسے کی گنجائش نہیں تھی۔ گوہر نے جواب بھی نہیں دیا اور بزرگ چلے گئے۔ گوہر نے سوچا کہ کیا اس دنیا میں میرا جیسا کوئی اور بھی ہے جو اپنے احساسات اور اپنی سرگرمیوں میں بھی خود مختار نہیں تھا؟ کیا میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا؟ لگی روزی کو خود لات مار دوں؟ میں اکیلا تو نہیں۔ میں اس کام کو چھوڑنے کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ بھائی اور اماں پھر سوچیں گے کہ میں پچھلی حرکتیں کرنے لگا ہوں، کہ اب بھی مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں ان مشکلات کو رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں بزرگ کے حکم کو رکھ دیا، اور خود دور کھڑے ہو کر ترازو پر نظریں گاڑ دی، اور پھر اس نے دیکھا کہ بزرگ کے حکم پر پلڑا جھک گیا ہے۔ وہ اپنے کیبن پر گیا اور اپنے بلوچ نوکر سے کہا، میں یہ کام بند کر رہا ہوں، آج کے بعد میں کام پر نہیں آؤں گا، میرا انتظار نہ کرنا، اگر تو خود کر سکتا ہے تو کرتے رہنا۔ ملازم یہ سن کر حیران ہوا اور بولا، استاد پورا بات بتاؤ، کوئی تم کو منع کیا ہے؟ تم بتاؤ، ادھر کماڑی میں ہمارا پورا خاندان ہے، سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تم سمجھ لو کہ انسان اپنی زندگی کے لیے جو منصوبہ بناتا ہے، مگر وقت بھی اس کے لیے کچھ منصوبہ بناتا ہے۔ انسان کے بنائے گئے منصوبے دیر پا نہیں ہوتے، مگر وقت کے بنائے گئے منصوبے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس ذریعہ آمدنی کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وقت نے میرے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ گوہر نے کہا، استاد تمہارا بات ہمارے سر پر سے زن سے گزر گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بلوچ بولا، سمجھ میں تو میرے بھی نہیں آیا، مگر مجھے خود ہی کرنا ہے جو حکم ہوا ہے، گوہر نے کہا۔ گوہر نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی اور کئی جگہ درخواستیں دے ڈالی۔ آمدنی کے بند ہوتے ہی اس کی بھرپور ازدواجی زندگی کے تالاب میں لہریں اٹھنے لگیں۔ اس کو اندازہ تو پہلے ہی تھا کہ یہ سب ہوگا۔ کیا سب لوگ اتنے ہی پابند ہیں؟ کیا ان کی حرکات و سکنات کسی کے تابع ہیں؟ اس نے سوچا۔ وقت گزرتا رہا، اس کی پریشانیاں بڑھتی رہیں۔ بھائی اور بھابھی کے ساتھ اماں کے طرز عمل میں بھی فرق آتا رہا۔ وہ اسی پریشانی میں کلفٹن چلا گیا۔ مزار پر حاضری کے بعد سمندر کے کنارے دیوار پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بزرگ نمودار ہوئے اور بولے، پریشان ہے؟ گوہر نے ان کو دیکھا اور کہا، میں نے تو حکم کی پابندی کی تھی۔ یہ زندگی کے انوکھے کھیل ہیں۔ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات اصل میں انسان میں پیدائشی ہوتی ہیں، ان سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا۔ خواہشات اگر پاک ہوں اور اتنی متبرک اور مقدس ہوں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، مگر میں دنیا میں ہوں، ازدواجی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں دنیا میں رہ کر اس سے دوری کس طرح کر سکتا ہوں؟ کچھ ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، گوہر نے کہا۔ درست کہا تم نے، مگر تم یاد رکھو تمہارے دوست باضمیر ہیں، تم پر ان کی نظر ہے۔ تم کو اگر کسی کام سے روکا گیا تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی، اور اگر کرنے کو کہا گیا تو اس کی بھی وجہ ہوگی۔ بزرگ نے کہا، میری ضروریات زندگی ہیں، میں بھائی پر کب تک بوجھ بنا رہوں گا؟ گوہر نے پوچھا۔ تو کرنا کیا چاہتا ہے بتا، بزرگ نے پوچھا۔ میں نے بہت جگہ درخواستیں دی ہیں مگر کہیں سے جواب نہیں آیا۔ تو یہ بتا کہاں ملازمت کرنا چاہتا ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ میں نے ریفائنری میں درخواست دی ہے، گوہر بولا۔ بزرگ نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، کل تو ریفائنری جائے گا اور یہ پتھر اس کے مین گیٹ پر دے مارے گا، بس تیرا اتنا ہی کام ہے۔ اور بزرگ چلے گئے۔ گوہر دوسرے دن ریفائنری گیا اور اس نے بزرگ کا دیا ہوا پتھر دروازے پر زور سے دے مارا۔ پتھر لگتے ہی 2-3 سیکیورٹی کے بندے دروازے کے باہر آ گئے اور بولے، یہ پتھر تم نے مارا ہے؟ گوہر بولا، ہاں میں نے ہی مارا ہے۔ آ جاؤ اندر، تمہارا نام گوہر علی ہے؟ سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں میرا ہی نام ہے، گوہر بولا۔ اندر جاؤ، مینیجر صاحب نے تم کو بلایا ہے، گارڈ بولا۔ اندر گوہر کی ملازمت اس کے انتظار میں تھی، وہ ملازم ہو گیا۔ گاڑی پھر پٹری پر آ گئی تھی، وہ روزانہ ڈیوٹی پر جانے لگا۔ 1 سال گزر چکا تھا، اب اس کی بیوی کو زچگی ہونے والی تھی۔
उसकी बीवी की हालत नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि बच्चा उल्टा था और बड़ा ऑपरेशन ज़रूरी था। गौहर की ऑपरेशन करवाने की मर्जी नहीं थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो तो मैं ऑपरेशन कर दूं। तुम्हारी बीवी की जिंदगी और मौत का मामला है। गौहर अस्पताल से घर नहीं आया था और न उसने फॉर्म पर दस्तखत किए थे। वो सीधा क्लिफ्टन चला गया और वहीं पर बैठ गया। कुछ देर में वही बुजुर्ग आ गए और बोले, क्यों परेशान होता है, जा बीवी के पास और सुन, मुझे मिठाई नहीं खिलाएगा? गौहर खुशी से बोला, ज़रूर खिलाऊंगा, मैं यही खुशखबरी लेने यहाँ आया था। इसका मतलब था तुझे पता था कि तुझे यहाँ खुशखबरी मिलेगी, बुजुर्ग ने कहा। मैं अल्फाज में क्या बयान करूं, मगर मेरे अंदर से मुझे कोई यही कह रहा था। गौहर ने कहा, इंसान किसी भी हकीकत को उस वक्त ही तस्लीम करता है जब हवा से खमसा की तमाम कुव्वतें उसकी गवाह हो जाती हैं। यह यकीन की आखिरी मंजिल होती है। तुमको यकीन था और तुम यहाँ चले आए। तुम्हारे यकीन ने मुझे बता दिया कि तुम क्यों आए और क्या सुनना चाहते हो, बुजुर्ग ने कहा। गौहर सीधा अस्पताल चला गया। लेडी डॉक्टर उसको देखकर खुद उसके पास आ गई और गुस्से से बोली, तुमने फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए और चले गए। तुम्हारी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तुमने ज़रा ख्याल नहीं किया। मुझे पता था डॉक्टर साहिबा की डिलीवरी नॉर्मल होगी। क्या ऐसा नहीं हुआ, गौहर ने कहा। हाँ, डिलीवरी तो नॉर्मल हुई। मेरी ज़िंदगी का यह पहला केस है कि बच्चा उल्टा पेट में हो और पैदा सीधा हो। तुमको किस तरह पता था कि ऐसा होगा? डॉक्टर साहिबा मेडिकल साइंस बहुत कुछ जान चुकी है। सर्जरी में बहुत आगे चली गई है। हर किस्म की मशीनें आ गई हैं। जिस्म के अंदर की हर चीज़ डॉक्टर स्कैन पर देख सकता है। मगर डॉक्टर साहिबा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप हैरान हैं। इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपकी निगाहों से पोशीदा है। अभी बहुत कुछ आपको सीखना है, मगर मेरा ये यकीन है कि फिर भी आपको पूरा इल्म नहीं आएगा, गौहर ने कहा। डॉक्टर ने गर्दन हिलाकर उसकी बात को तस्लीम किया और बोली, तुम्हारी कुछ बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन कुछ बातें मैं समझ नहीं पाई। मादियत के इस दौर में आप ही नहीं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। इंसान अकल की तरक्की पर पहुंचकर वहदानियत से गाफिल हो जाता है। अकल इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। अगर मैं ये कहूं कि अकल ही इंसान को भटकाती भी है तो गलत ना होगा। अकल दोस्त भी है और इंसान की दुश्मन भी है। इंसान अकल से खुद को पहचानता है तो उसी के बल पर वजूद से इनकार भी करता है। वो मादा की हकीकत को तलाश करते करते खुद मादा परस्त बन गया है, गौहर ने कहा। डॉक्टर ने पूछा, तुम हो कौन? तुमको ये सब बातें बताता कौन है? मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ ना कुछ जरूर है जो मुझे ये बातें बताता है, गौहर ने कहा। तुमने मुझे जिंदगी और मौत दोनों की कुछ बातें बताई हैं। मैं तुमसे फिर भी मिलना चाहूंगी, डॉक्टर ने कहा। मगर मेरा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा मुश्किल आदमी हूं, गौहर बोला। तुम मुश्किल से तो लगते हो और खुद भी मुश्किलात में नजर आते हो, डॉक्टर ने कहा। हर शख्स यूं तो किसी न किसी मुश्किल में होता ही है। समंदर अगर ऊपरी सतह से पुरसुकून नजर आए तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर तलातुम नहीं है। इस तरह इंसान खुद को पुरसुकून समझता है, मगर अंदर तो वो भी छोटे बड़े तूफान रखता है। कुछ नज़र आ जाते हैं और कुछ नज़र उस वक्त आते हैं जब इंसानी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। बाज़ दफ़ा हमदर्दी के चंद अल्फाज पूरे तूफान को बाहर धकेल देते हैं, गौहर ने कहा। तुमने ज़िंदगी के इतने से दौर में ज़िंदगी को खूब पढ़ लिया है, डॉक्टर ने कहा। हर शख्स ज़िंदगी को पढ़ता है, मगर सबके मज़ामीन अलग अलग होते हैं, गौहर ने जवाब दिया। तुम्हारी बातें बहुत गहरी और बहुत सौ से अलग हैं, डॉक्टर ने कहा। मैं दुनिया की नज़र में एक नाकाम और बेकार आदमी हूँ, मगर कुदरती तौर पर मुझे कुछ रहबर ज़रूर मिले हैं। इनको पाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, गौहर ने जवाब दिया। क्या तुम किसी ऐसे ही रहबर से मुझे मिलवा सकते हो, डॉक्टर ने पूछा। मैंने बताया ना कि किसी को पाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, गौहर बोला। मगर तुम मेरे लिए कुछ तो कर सकते हो, डॉक्टर ने कहा। शायद कुछ कर सकूं, मगर यह सिर्फ नसीब की बात होती है। मगर आपको इसकी ज़रूरत क्यों है? आप तो एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं, गौहर ने कहा। तुमने अभी कहा कि समंदर की ऊपरी सतह पुरसुकून हो तो अंदर भी उसमें तूफान छुपा होता है। मुझे रहबर की ज़रूरत क्यों है मैं किसी को इस बारे में नहीं बतला सकती, मगर मुझे ज़रूरत है। तुम्हें कोई नई अनोखी बात नज़र आई तो मैंने तुमसे कहा है, डॉक्टर ने कहा। मैं वादा नहीं करता, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया तो मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, गौहर ने जवाब दिया।
जिंदगी एक पटड़ी पर चलती रही। 10 साल गुजर गए। इस 10 साल में इस पटड़ी पर कोई मोड़ नहीं आया, कोई ब्रांच लाइन नहीं आई, मगर गौहर के बाग में कोई फूल और नहीं खिला। आखिर बीवी के इसरार पर वो फिर लेडी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बीवी का अच्छी तरह चेकअप किया और बोली, तुम्हारी बीवी नॉर्मल है और अब भी औलाद पैदा करने के काबिल है, लेकिन अब तुमको भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। औलाद के लिए दोनों फरीकों का हिस्सा होता है। तुम कहोगे कि मैं पहले औलाद करने के काबिल था और अब क्यों नहीं, तुम्हारा ये सवाल होगा। मैं इंसानी जिस्म में वाज़ेह तब्दीली को महसूस कर सकती हूँ, मगर मैं इस तब्दीली को रोक नहीं सकती, और इस तब्दीली का तज्जिया भी आसान नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर किसी तब्दीली का पता चलता है तो तुमको सब्र करना होगा और अल्लाह की रज़ा समझकर उसको कबूल करना होगा। हर्फ आखिर यह है कि कुदरत के मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं फिर अपना चेकअप नहीं कराऊंगा। गौहर ने कहा, कम अज़ कम तुमको ये ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, इससे मेरा एतमाद चूर चूर हो जाएगा। गौहर बोला, मगर इससे यह भी तो होगा कि एक औरत शक व शुबे से दूर हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा, मुझे अब औलाद की ज़रूरत भी नहीं है, बस बीवी के इसरार पर आ गया था। गौहर बोला, तुम मर्द हो, औरत के जज्बात को नहीं समझते। औलाद के मामले में औरत दिलो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचती है। उसकी ममता उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। डॉक्टर ने कहा, अल्लाह की रज़ा समझकर वो अपनी उबलती ममता को दबा नहीं सकती। गौहर ने पूछा, औरत बहुत गहरा समंदर होती है, उस समंदर में बहुत कुछ डूब जाता है और समंदर की ऊपरी सतह तो पुरसुकून रहती है, अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि अंदर क्या कुछ है। मगर याद रखना, भूलती वो कुछ नहीं। तुमको तुम्हारी बीवी जितना जानती है, तुम भी शायद अपने बारे में उतना नहीं जानते होगे। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहिबा, आपकी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई। गौहर ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ, मेरा काम होने के कुछ आसार हैं? डॉक्टर ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने बताया तो था कि मैं खुद से किसी को तलब नहीं करता और ना कर सकता हूँ। अब जो कुछ होता है खुद ब खुद हो जाता है, मगर मुझे ये यकीन ज़रूर है कि मेरी मुलाकात फिर होगी। मैं आपको याद रखूँगा। गौहर की उसके बाद कोई औलाद ना हुई। वक्त गुजरता गया, एक एक करके उसके बाल चांदी होते गए, चेहरे पर उम्र की लकीरें गहरी होती गई। माँ भी गुजर चुकी थी। भाई ने अलग घर बना लिया था, उसकी मुलाजमत चलती रही, दिमाग एक ठिकाने पर आ गया। उम्र ने उसमें तब्दीली पैदा कर दी थी। उसके चेहरे पर उम्र के तजर्बे के साथ बड़ी सी दाढ़ी नजर आने लगी थी। उसका वक्त मुलाजमत के अलावा कहीं गुजरता तो वो मस्जिद थी। वो नमाज के बाद भी मस्जिद में रहता और न जाने कौन कौन सी दुआएं पढ़ता रहता। एक दिन वो मस्जिद से निकला तो उसके साथ ही एक साहब और निकले। मस्जिद से बाहर आकर वो उसके सामने खड़े हो गए और बोले, पहचाना नहीं? गौहर ने गौर से देखा। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। गौहर उनके करीब चला गया और गौर से उनको देखने लगा और उनके गले लग गया। जज्बात इतने उमड़ आए थे कि आवाज़ भर्रा गई और अल्फाज रवां हुए। उन साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और सर पर हाथ फेरा और फिर बोले, अपना फ़र्ज अदा कर दे, तेरी लड़की शादी के काबिल है, वक्त कम है, मैं अब शायद तेरे पास ना आ सकूं। जब तू इस नेक काम की तरफ बढ़ेगा तो अल्लाह बरकत देगा। और फिर वो एक तरफ चल दिए। गौहर बुत बना खड़ा रहा था। उसकी आवाज़ ना निकली थी कि उस दरवेश सिफत बुजुर्ग को रोक सके। उसके कदमों ने साथ नहीं दिया कि वो उनको जाकर दौड़कर पकड़ ले। वो उनको जाता देखता रहा। मौजन साहब ने मस्जिद को ताला लगाया और गौहर के करीब आ गए। गौहर, अकेले क्यों खड़े हो? अकेला कहाँ था, एक साहब से बात कर रहा था। गौहर बोला, आप तो अकेले खड़े थे, आपके करीब तो कोई नहीं था। मौजन अख्तर ने कहा, आपने देखा नहीं होगा। गौहर ने जवाब दिया, शायद ऐसा ही हुआ होगा। बाज़ औक़ात इंसान को सामने की चीज़ नज़र नहीं आती और बाज़ दफ़ा बहुत दूर तक देख लेता है। मौजन ने कहा, आपने दुरुस्त कहा, और गौहर घर की तरफ चल दिया। नाश्ते के बाद उसने बीवी से कहा, बिल्किस, तुमने किसी लड़के का जिक्र किया था। शकूराना आपा कई बार आ चुकी हैं। लड़का देखा भाला है, किसी फैल में नहीं है, मोटर मैकेनिक है, अच्छे पैसे कमाता है। तुम हाँ करो तो बात आगे चले। बीवी बोली, तुमने देख लिया, तुम्हारी बहन का बेटा है, मेरी तरफ से हाँ है, मगर मैं बात लंबी नहीं करूँगा, मंगनी के चक्कर में नहीं फंसूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 माह में शादी करना होगी। लो, कहाँ तो इतने खामोश थे और अब इतनी जल्दी हो गई। अरे तैयारी करना होगी। बीवी बोली, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब कर देगा, मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। कहीं जा रहे हो जो इतनी जल्दी है? बीवी बोली,
हाँ, सबको जाना पड़ता है, जाते सभी हैं, गौहर बोला। पता नहीं क्या कह रहे हो। मैं शकूरा नापा को हाँ कर दूंगी और जो तुमने कहा है कह दूंगी। दूसरे ही दिन लड़की की बारात का दिन मुकर्रर हो गया। शकूरा नापा हैरान थी कि गौहर को आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी, मगर वो तो पहले से ही तैयार थी और ज्यादा कुछ तैयारी की उसको जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने एतराज नहीं किया। एक महीना पूरा नहीं गुजरा था कि गौहर की लड़की रुखसत हो गई। गौहर ने बीवी से कहा कि अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मेरे बाद अपना ख्याल रखना और जो कुछ तेरे पास है और जो तुझे मेरी मुलाजमत का फंड मिले उसको देखभाल कर इस्तेमाल करना। और बहुत कुछ उसने कहा था, मगर बीवी उसकी बात न समझी थी। एक रात फिर वही बूढ़ा फकीर उसके पास आ गया और बोला, बस अब तुझे जाना ही है, मैं भी जा रहा हूं, तू भी जा। सुबह सवेरे अजान के वक्त गौहर का इंतकाल हो गया और एक अनोखी कहानी खत्म हो गई। वो बुजुर्ग कौन थे, गौहर पर क्यों मेहरबान थे, ये राज राज ही रहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।